लागू करने की कमियों में भी हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आज वो कानून नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते बात करने के लिए। तो कानून सब कुछ नहीं है, कानून जादू की छड़ी नहीं है, कानून सब कुछ करेगा नहीं। जमीनी स्तर पर काम करने के अलावा, संगठित होकर आवाज उठाने के अलावा, लगे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कानून एक मददगार जरिया है। और आत्मजीत जी भी दिख रहे हैं मुझे। राजस्थान का जो पहला कानून बना बहुत कमजोर था, जो राष्ट्रीय कानून बना उससे, लेकिन हमने उसको लिया और उसकी कमजोरियों को उजागर करते रहे और लड़ते रहे। और जब एक राष्ट्रीय कानून पहले बना वो भी बहुत कमजोर था, उसके भी हम कमियां दिखाते रहे और उसी कानून को लागू करने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो ये हम एक संदर्भ रखें। दूसरा है जो ये टॉपिक है, पारदर्शिता से जवाबदेही तक। आप लोग 2 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि हमारी कितनी आरटीआई के एप्लीकेशंस लगे हैं क्योंकि हमारी कोई ना कोई शिकायत है और उसका हम निवारण चाहते हैं, इसलिए हम आरटीआई लगाते हैं। हमारी सड़क खराब है तो केवल जान के घर में बैठना, उससे क्या फायदा, जान के उसको ठीक करना है, इसीलिए हम लगाते हैं। राशन नहीं मिल रहा है तो हमें पता है नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लगाते हैं आरटीआई ताकि वो व्यक्ति जो हमारी राशन को खा रहा है या वो नहीं पहुंचा रहा है, कि उसको कहीं ना कहीं जवाबदेही की तरफ आना पड़े। और वो कई बार हमें मालूम है कि बहुत सारे आरटीआई अपने आप वो काम कर देते हैं कि लोग काम करते हैं और कहते हैं बस इस मामले को यहीं छोड़ दो, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि कोई ना कोई उनके पीछे पड़े। तो इन दोनों चीजों में हमें, इसलिए इसका जो आइडिया है कि सूचना से, पारदर्शिता से जवाबदेही तक। पारदर्शी तो बहुत जरूरत है, क्योंकि पारदर्शी कई बार कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन जैसा काम करता है, ये अपने आप रोक देता है, भ्रष्ट लोगों को रोक देता है, बिल्कुल बेईमान लोगों को रोक देता है। ये अमेरिका के कानून जो हमसे बहुत पहले आया, उसका सनलाइट एक्ट कहते हैं उसको, क्योंकि कहते हैं कि धूप, उजाला में इन्फेक्शन सबसे कम फैलता है, तो सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो इसीलिए पारदर्शिता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन जवाबदेही तक उसका पूरा एक कड़ी नहीं बने तो किसी ना किसी दिन हम उस जगह पहुंचेंगे जहां हम आज पहुंचे हुए हैं, जहां सूचना भी मिल जाए तब भी ये ढांचा इतनी मोटी चमड़ी हो गई कि वो कहते हैं हाँ ठीक है, अब कर लो जो करना है। तो कहीं ना कहीं जहां हमारे हाथ में प्रूफ आ गया, हमें दिख गया, हमें समझ में आ गया, या सूचना के अधिकार में भी कह रहे हैं कि 30 दिन में मिलना चाहिए और नहीं मिलता है, तो वहां कम से कम एक जवाबदेही का ढांचा है, वो बहुत लड़ झगड़ के डालना पड़ा, नहीं तो नहीं मिलता वो, कि 30 दिन में नहीं मिले तो 250 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लग जाएगा। तो वो आप उस एक चीज को हटा दो, आप सोच लो सूचना के अधिकार के कानून से, तो उसके दांत हटा दिए, दांत हटा दिए मतलब उसके जवाबदेही का ढांचा हटा दिया। तो आज हम कहते हैं कि बहुत सारे कानून और हम लाएंगे, हम कहते हैं कि ये एक तरीके से कानूनों का कानून है, क्योंकि वो सारे कानूनों को, अपने आप में कुछ नहीं है, वो सारे कानूनों को और ज्यादा ताकतवर बनाने का, जनता के प्रति ताकतवर बनाने का एक रास्ता है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, ये सब इंट्रोडक्शन में है लेकिन इम्पोर्टेंट है, कि ये आप यदि आरटीआई की कल्पना करो तो आरटीआई ने क्या किया मोटे तौर पर। ऐसा नहीं है, भारत में रिकॉर्ड्स अंग्रेजों के टाइम से थे और उससे पहले भी, जो राजा महाराजाओं या मुगलों के टाइम का, उस समय भी रिकॉर्ड थे, लेकिन वो हमेशा राजा को जाता था या अंग्रेजों के हुकूमत को जाता था। सूचना के अधिकार ने क्या कहा कि आजादी के बाद भी वो हुकूमत के पास ही जाता था, उसके बाद भी अफसर और अधिकारी और मंत्री और संतरी के पास ही जाता। सूचना के अधिकार ने कहा ये सारे डॉक्यूमेंट खोल दो जनता के, तो कोई नए डॉक्यूमेंट नहीं बनाने का काम हुआ, यही कहा कि वो सारे डॉक्यूमेंट ऊपर वालों के लिए जो बना है वो जनता के लिए खोल दो, वो एक लोकतंत्र में होना चाहिए। वैसे ही जवाबदेही, सामाजिक जवाबदेही कानून का यही है कि ये जवाबदेही आपकी तो है, एसडीएम की है कलेक्टर के प्रति, कलेक्टर की है सेक्रेटरी के प्रति, सेक्रेटरी के है मंत्री के प्रति। तो हम कह रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ है आपकी जवाबदेही, जबकि जनता के लिए काम कर रहे हो, तो जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। मोटा चीज इस कानून में ये है।
तो वो उसको इन्वर्ट, उसको बदल रहा है। ये नहीं कह रहा है, हाँ ऊपर वाले के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ होनी चाहिए जनता के प्रति। अब इस कानून में मोटे तौर पर क्या है, ये कानून का एक इतिहास है, अलग अलग इसके टुकड़े इकट्ठे किए गए हैं, अलग अलग चीजों को जोड़ा गया है कानून में। 2011 में एक शिकायत निवारण कानून पार्लियामेंट में आया था, वो एक बेस है इस कानून का। लेकिन उसमें राजस्थान में 2013 में एक सुनवाई के अधिकार का कानून आया, वो भी उसके अंदर जोड़ा गया है। कई जगह पब्लिक सर्विस गारंटी कानून है, उनके हिस्सों को जोड़ा गया है। सोशल ऑडिट जिसकी चर्चा यहाँ कई बार हुई है, मात्र केवल नरेगा के लिए नहीं लेकिन सारे विभागों के लिए, उसको जोड़ा गया है। जन सूचना पोर्टल जो आप लोगों के सामने पेश हुआ है एक दो बार, जो धारा 4 प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर को एक तरीके से परिभाषित डिजिटल दुनिया में करता है, उसको कानूनी जामा पहना के उसके अंदर जोड़ा गया है। कई बार ये डिजिटल गवर्नेंस में ये लोग कहते हैं कि आपको फायदा मिलेगा, उल्टा उससे नुकसान होता है। तो यहाँ एक ऑटो सिस्टम कि किसी का अधिकार है तो बिना अर्जी दिए उसको ऑटोमेटिक सैंक्शन मिल जाना चाहिए, वो सिस्टम भी इस कानून के अंदर डालने का एक प्रयास किया गया है, उस और कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई। ये एक चीज है। अब मैं अस्मी से कहूंगा कि स्क्रीन शेयरिंग करके यदि हम वो दिखा सकें, मैं कानून के फ्लो के माध्यम से आपको जो ये दिख रहा है, ये सब नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना मैंने उठाया, लेकिन ये सिटीजन चार्टर या जो पब्लिक सर्विस गारंटी कानूनों में जो है चीज है, जॉब चार्ट, मतलब किस वजह से आप आ सकते हो इस कानून के तहत, किस वजह से आप कोई अर्जी दे सकते हो। तो आपको सिटीजन चार्टर का कुछ चाहिए, यदि उसका वायलेशन हो, जॉब चार्ट मतलब किसी अधिकारी का क्या काम है, उसकी क्या ड्यूटी है, उसका वायलेशन हो, धारा 4 के कंप्लायंस में वायलेशन हो, वो जन सूचना पोर्टल, एनी सर्विस बेनिफिट एंटेल्ड अंडर एनी एग्जिस्टिंग लॉ पॉलिसी प्रोग्राम स्कीम, मतलब किसी भी कानून के तहत, प्रोग्राम के तहत, स्कीम के तहत, पॉलिसी के तहत आपका अधिकार है और उसका हनन हो रहा है तो, और यदि किसी सोशल ऑडिट में पाया गया है कि कोई गलती है तो, इन सारे चीज को हम मानेंगे कि ये एक वायलेशन है और ग्रीवेंस है। यदि किसी का वायलेशन, वहां आप आओ। फिर आप कहाँ जाएंगे, ये रजिस्ट्रेशन तो कई जगह, जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थान संपर्क के, मध्य प्रदेश में मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वहां भी एक ऐसा ही संपर्क जैसा एक पोर्टल है जहाँ सारी शिकायतें डाल सकते हो, लेकिन उसमें मांगे भी आती है, शिकायतें भी आती है, एक फोन नंबर, यहाँ 181 है, वहां भी शायद 181 है मध्य प्रदेश में, पता नहीं क्या नंबर है, लेकिन उस पर फोन करते हैं और अक्सर वो कह देते हैं कि ये डिस्पोज हो गया, जो पारस अभी बात कर रहा था। तो यहाँ बहुत, इसके बाद आप जो ढांचा देखोगे बहुत आरटीआई वाला फ्लो है, आरटीआई जैसा ढांचा है। तो व्यक्ति जाएगा और अपनी पंचायत में एक सिंगल विंडो में, अपने नगर परिषद के एक हर वार्ड में एक सिंगल विंडो होगा जहां एक दफ्तर होगा और एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति आपके सूचना और सहायता केंद्र होगा जो आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा, ऑनलाइन डाल देगा ये शिकायत, आपकी लेगा और आपको एक रसीद देगा, रजिस्ट्रेशन होगा ग्रीवेंस का, और आपको एक डेटेड रिसीट मिल जाएगी कि इस तारीख को आपको मिल गई है, और वो भेज देगा ग्रीवेंस रिड्रेस ऑफिसर को। अब जीआरओ कौन है, मान लो आप राशन की दुकान की शिकायत कर रहे हैं, तो पूरे सरकारी ढांचे में एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, नीचे वाला है जो अधिकार दे रहा है, चाहे पढ़ा रहा है या चाहे डॉक्टर आपको कोई व्यवस्था कर रहा है, या राशन के डीलर आपको राशन दे रहा है, या कोई सड़क बना रहा है, उससे ऊपर चीफ सेक्रेटरी तक बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट ढांचा है, लेकिन वो कभी कब्जे में नहीं आया। उनका काम है कि आपकी कोई शिकायत हो तो उसका हल निकाले। तो इसीलिए जीआरओ कौन है, जो आपको अधिकार देने में विफल रहा है, वो नहीं, उसका एक सीनियर, उसको जीआरओ बनाते हैं, जैसे पीआईओ बनाते हैं, और उसके पास शिकायत चले जाती है ऑनलाइन, यहाँ जहां हमने दिया है ऑफलाइन या हमने ऑनलाइन भी दिया, उसके पास चले जाएगा, और उसके पास 30 दिन के अंदर टाइम है उस शिकायत का निवारण करने के लिए, और वो नहीं करेगा, 30 दिन में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं देगा, तो उसके ऊपर पेनल्टी चालू हो जाएगी 31वें दिन से। फिर यहाँ ये इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर
ये भी शिकायत का आपको, ग्रीवेंस का आपको दे देंगे। इस रसीद में, जो हमें फिजिकल रसीद और SMS से और ऑनलाइन भी मिलेगी रसीद, उस रसीद में लिखा होगा कि 15 दिन में मुझे पंचायत समिति या सब डिविजन लेवल पर एक खुली सुनवाई हो। ये जो अभी पारस समझा रहा था, प्रशासन गांव के संग, ये हर राज्य में अलग अलग ढंग से होते हैं। सारे के सारे अधिकारी होंगे, SDM उसको चेयर करेगा और 4 और लोग होंगे उस मंच पे जो उसको चेयर करेंगे मंच को, जिसमें 2 पंचायत समिति मेंबर होंगे और 2 नगर परिषद के मेंबर होंगे और 2 सिविल सोसाइटी के लोग होंगे वहां। वो पैनल होगा। वो पैनल के देख रेख में उस दिन की जो सारी शिकायतें आई है, उससे पहले GRO को मौका था 15 दिन वो जाके शिकायत का पूरा प्रिलिमिनरी बात कर ले, देख ले कि वास्तव में क्या है, इसके रिकॉर्ड क्या है, मैंने क्या दिखी स्थिति। मान लो पटवारी का है तो वो गिरदावर जाएगा या रेवेन्यू इंस्पेक्टर जाएगा, पता कर लेगा और वो इस इंक्वायरी में आएगा और वो और शिकायतकर्ता आमने सामने पूरी जनता के सामने। ऐसा नहीं है कि मैं अलग तहसील में जा रहा हूं या अलग AEN के ऑफिस में आ रहा हूं, मैं सबके पास जा रहा हूं, सबके सामने, और सब मेरी शिकायत सुन रहे हैं। तो उनको भी, मैं पानी की शिकायत लाया हूं तो शायद बगल वाले गांव वाले कहेंगे अरे यार हमारे भी ऐसा ही है, हम तो आए राशन के लिए लेकिन हमें भी ये पानी वाला चीज। तो ये एक बहुत बड़ा शिक्षा का भी मंच है। और यहाँ सोशल ऑडिट की भी जो उस समय उस इलाके में सोशल ऑडिट की फाइंडिंग्स है, वो भी शिकायत के रूप में बन जाएंगे और एक एक पर सुनवाई होगी आमने सामने, सबके सामने। तो जो जन सुनवाई का ताकत है इसमें होता है। लेकिन क्योंकि SDM इनका बॉस नहीं है डिपार्टमेंट में, तो SDM इनको कह सकता है यार हमें ये तो ये दिख रहा है, और वो अपनी टिप्पणी डाल देगा। उस दिन मान लो शिकायत का हल निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया। मान लो 40 शिकायतें आई हैं एक राशन की दुकान की डीलर का, तो अपने आप SDM को पता चल जाएगा और डीलर को भी सामने लाएंगे तो उसके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। तो जो जन सुनवाई सोशल ऑडिट का दबाव है वो अपने आप वहां हल निकल जाएगा, ETR वहीं बन जाएगा। नहीं निकले तो उनके पास 15 दिन और है ETR को, यहाँ 21 दिन लिखा है क्योंकि 7 दिन कलेक्टर को या उस डिपार्टमेंट हेड को मिलता है कि वो 30 दिन, टोटल 30 दिन, शिकायत दर्ज करने के 30 दिन के अंदर उसको ETR देना ही देना है। हो सकता है कि वो जनसुनवाई के दिन कह दे कि नहीं मुझे और एक बार जाके इसकी बिजली के मीटर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम जाओ, 15 दिन और है, उसके अंदर आप बिजली का मीटर चेक करो, ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, आप चेक करके इसका लिखित जवाब आपको 30 दिन में देना है। नहीं देगा तो ऑटोमेटिक अपील यहाँ आप दे सकते हो विद द डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेस अथॉरिटी। तो जो हमारा कमीशन है RTI में, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जिला लेवल पर अब आएगा और वो जिला लेवल पर ये पेनल्टी और कॉम्पनसेशन इसके पास पावर होगा, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेस अथॉरिटी। क्योंकि अभी तो हम जाते हैं कमीशन के पास, अब शिकायतों में तो कमीशन तो बिल्कुल ही घायल हो जाएगा, इतनी बड़ी ढेर लग जाएंगी। तो जिला लेवल पर कोशिश तो यही है कि सब डिविजन लेवल पर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। नहीं हो तो पहला अपील, ऑटोमेटिक अपील, यदि नहीं आया है जवाब और यदि जवाब से हम संतुष्ट नहीं है तो हम जा सकते हैं इसके पास। ये व्यक्ति 30 दिन के अंदर निपटारा करेगा, सुनवाई का मौका देगा और ये पेनल्टी लगा सकता है और कॉम्पनसेशन अवार्ड कर सकता है। इसकी अपील जा सकती है डिविजनल ग्रीवेंस रिड्रेस अथॉरिटी के पास, और आगे इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन एक स्टेट कमीशन, स्टेट ग्रीवेंस रिड्रेस कमीशन के पास इसकी अपील जा सकती है। दोनों की, कि मान लो किसी के ऊपर पेनल्टी लग गया, उसका भी अपील का एक मौका है, और यह मान लो पेनल्टी नहीं लगा और मेरी शिकायत नहीं मानी गई तो मैं भी जा सकता हूं और उसके पास भी 30 दिन है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। सोशल ऑडिट की भी चीजें इसमें आ जाएंगी। मोटी तौर पर ये इसका पूरा है। अब मैं 2 मिनट और ही लेना चाहता हूं, मैं ये कानून का ढांचा बताना चाहता था। अब कहाँ है ये स्थिति इसकी स्थिति है, राज्य सरकार हमारे साथ बात कर रही है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला था। वैसे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी डाला था, लेकिन कांग्रेस तो है नहीं वहां, तो आपको पकड़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश में
और भी राज्यों के लोग सुन रहे हैं मुझे मालूम है, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसको आंदोलन बनाना चाहिए। दूसरा है कि कुछ कुछ 2-3 जगह पर उनके बहुत बड़े ऑब्जेक्शन है, तो उस पर चर्चा चल रही है हमारी सरकार के साथ, क्योंकि इसके बाद ये उन्होंने घोषणा पत्र में डाला, बजट स्पीच में भी डाला, फिर एक राज्य की कमेटी बनाई, उसमें मैं भी मेंबर था और उसमें एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी को चेयरमैन बनाया था। उसने भी एक मसौदा तैयार किया, काफी ठीक ठाक मसौदा है, लेकिन पूरा ब्यूरोक्रेसी इसके खिलाफ खड़ा हो गया और कह रहे हैं कि हमें तो जेल डाल देंगे, हमें ये कर देंगे, हमें वो कर देंगे, क्योंकि उनको बांधा जाता है, उनका काम है। हमारा अधिकार है तो किसी का ड्यूटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कुछ दिन पहले, ये अधिकार 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 से हम तंग आ गए। अरे साहब, आप इसलिए तो प्रधानमंत्री बने हैं ताकि आपका कर्तव्य है कि लोगों के अधिकार पूरा करो, नहीं तो क्यों बने हो प्रधानमंत्री, नहीं तो क्यों बनते हो अधिकारी, नहीं तो क्यों बनते हो कर्मचारी। आपको तनख्वाह मिलती है उसके लिए कि लोगों के अधिकार को पूरा करो, और अधिकार नहीं होता तो हम क्या कर सकते थे इस देश में, हमारे संविधान को ही कैसे लागू कर सकते हैं। तो ये चीज है कि ये लोगों की कर्तव्य को बांधता है, जिनको तनख्वाह मिलती है, चाहे सरकारी कर्मचारी है या चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी एग्जीक्यूटिव पद में, उनको भी बांधता है। तो ये वहां एक मौका है। और अब मैं तो राज्य सरकार कह रही है कि हाँ, हम मतलब हमें इनफॉर्मली कह रही है, हमारे बहुत दबाव पड़ा पूरे सिविल सोसाइटी का, जब कंसल्टेशन हुआ मुख्यमंत्री के साथ कुछ ही दिन पहले बजट पर, तब भी सारे ग्रुप्स ने कहा जवाबदेही कानून हमारे मुद्दे हैं, लेकिन जवाबदेही कानून भी पारित करो। तो दबाव तो है, उनको पता भी है, दबाव उनको दूसरे तरफ से ब्यूरोक्रेसी का है, लेकिन मेरे ख्याल में हम तो लगे रहे हैं 2010-11 से इसको करने के लिए। और हमें मालूम है कि सूचना के अधिकार की कहानी ये आरटीआई पार्ट 2 है एक तरीके से, और ये पारदर्शिता से जवाबदेही तक है, और ये पूरा होगा तब भी जादू की छड़ी नहीं होगी, लेकिन हमें और एक बड़ा कदम आगे बढ़ने में मिलेगा। आप लोग भी, हमारी यात्रा वापस चालू हो तो आपको निमंत्रण है, यात्रा में अपने आप में बहुत दम है, आप आइएगा। और हमने जो 2,500-3 हजार शिकायतें दर्ज की है, उसमें भी लोगों का कम से कम कुछ रिलीफ मिल रहा है, हल निकल रहा है, तो वो भी आप देख सकेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उससे हम दिखा पा रहे हैं कि क्यों जरूरी है जवाबदेही कानून आए। तो अब एक गाने के साथ एंड करेंगे। अस्मी ने कहा था गाना बजाने से पहले आप जरूर बता दें लोगों को कि गाना बनाना, यात्रा करना, कानून बनाना, कानून को ले जाना एक कितनी लंबी मेहनत की प्रक्रिया है, और कितने लोग जुड़ते हैं तब होता है। तो वो, और फिजिकली भी जुड़ना पड़ता है। आप लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं हर हफ्ता, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ फिजिकल जुड़ने के भी मौके करने पड़ेंगे, और उससे बहुत बड़ा मतलब ऑनलाइन को डबल ट्रिपल ताकत मिलेगी, और ऑफलाइन को ताकत मिलेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन को जोड़ें तो ये प्रक्रिया इस बार के गानों में, ये गाना जो आप सुनेंगे, ये चारुल और विनय, जिन्होंने आपको पता है गाना बनाया है आरटीआई पर भी जानने का हक, तो उन्होंने स्पेशली जवाबदेही के लिए ये गाना बनाया। यात्रा शुरू होने के दिन आया हमारे पास ये गाना, लेकिन जवाबदेही यात्रा ने अपनी कुछ दमदार गाने बनाए, वो भी हम आपको भेज देंगे ताकि आप लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। और उसमें ट्रेडिशनल कलाकार भी पहले बार आए और जनता के मुद्दों पर गाने बनाने लग गए और साथ चले, वो भी आप देखोगे कितने ताकत था उसमें। और फिर से आत्मदीप जी जानते हैं राजस्थान के कलाकारों में कितना दम है। तो शंकर को तो जादूगर है, पूरे देश का एक बहुत बड़ा जाना माना कम्युनिकेटर है, लेकिन वो और ट्रेडिशनल कलाकार जब मिल जाते हैं, पारस और शंकर जैसे लोग जब ट्रेडिशनल कलाकारों के साथ मिल जाते हैं, कितना हमारे आंदोलन में ताकत बढ़ जाता है, और गाने में कितना दम है। हम तो कई बार कहते हैं आरटीआई आई बहुत सारे नारे, गाने और पब्लिक कम्युनिकेशन और कल्चर से, क्योंकि आपको अंत में एक कल्चर ऑफ सीक्रेसी से एक कल्चर ऑफ पारदर्शिता में आना पड़ेगा, जनता के बीच में ये चीजें लानी पड़ेगी, केवल कागज और कानून में नहीं होगा, ये समाज में होगा। तो अस्मी हम बजा सकते हैं और फिर मेरा समापन हो गया। जवाब दो कल नहीं जी आज दो, जवाब दो कल नहीं जी आज दो, जवाब दो कल नहीं जी आज दो,
जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। अर्जियों पे अर्जियां, आपकी ही मर्जियां। अर्जियों पे अर्जियां, आपकी ही मर्जियां। गर्मियां बारिशें चाहे आए सर्दियां। गर्मियां बारिशें चाहे आए सर्दियां। पूछती है अर्जियां, जवाब दो, जवाब दो। ये पूछती है अर्जियां, जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। फाइलों पे फाइलों का ढेर है। ये फाइलों पे फाइलों पे फाइलों का ढेर है। धूल खाए फैसले कैसा ये अंधेर है। धूल खाए फैसले कैसा ये अंधेर है। पूछती है फाइलें, जवाब दो, जवाब दो। ये पूछती है फाइलें, जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। आज अगर न हो सका कल तो हो ही जाएगा। आज अगर ना हो सका कल तो हो ही जाएगा। सुन सुन के रात दिन साल चला जाएगा। सुन सुन के रात दिन साल चला जाएगा। पूछते हैं साल ये, जवाब दो, जवाब दो। पूछते हैं साल ये, जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। तारीखों पे तारीखें, पेशियों पे पेशियां। तारीखों पे तारीखें, फैसियों पे पेशियां। थक रही है जिंदगी राह देखे पीड़ियां। थक रही है जिंदगी राह देखे पीड़ियां। पूछती है पेशियां, जवाब दो, जवाब दो। ये पूछती है पेशियां, जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। आपकी दहलीज पे शहर खड़ा गाँव भी। आपकी दहलीज पे शहर खड़ा गांव भी। चल रही है धड़कने, चल रहे हैं पाँव भी। चल रही है धड़कने, चल रहे हैं पाँव भी। धड़कनों के पाँव के निशान का जवाब दो। धड़कनों के पाँव का निशान का जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं जी आज दो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कानून के विषय में पूरा विस्तृत आपने विवरण दिया है। और यहाँ पर जो लोग हैं, यदि चूंकि आप कार्यक्रम में ज्यादा समय तक जुड़ ना पाएंगे, जिस प्रकार से आपने कहा था कि कुछ और भी अपॉइंटमेंट्स हैं, तो हमारे जो साथी हैं विभिन्न स्टेट से, यदि आप लोगों के कोई डाउट्स हैं यहाँ पर, इस चीज को आप कैसे वहां पर आगे बढ़ाना चाहें और क्या कर कुछ और आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो आप लोग अपने व्यक्तिगत मतलब इस तरह से प्रश्न रीजनल आप पूछ सकते हैं कि मतलब कैसे आप अपने स्टेट में इसको आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से आप क्या करना चाहेंगे, इस तरह से कुछ यदि आपके डाउट्स हैं तो आप बताइए। हाँ, और पारस थोड़े से देर तुम यदि रुक सकते हो, पारस और शंकर, मुझे निकलना पड़ेगा। पारस रुक भी जाएं और जवाब भी दे दें, क्योंकि पारस को भी काफी जानकारी है। और ईमेल आईडी SR अभियान का छोड़ दें। और ये एक मिस्ड कॉल नंबर भी इनको भी दे दें, पता नहीं और राज्यों में भी आ सकता है, ताकि जवाबदेही आंदोलन का एक मिस्ड कॉल नंबर है, वो आप लोग भी मिस्ड कॉल नंबर में डाल दें तो आपको कहीं जोड़ेंगे, फिर एक्टिवेट होगा जवाबदेही यात्रा और आंदोलन। तो उस समय जी, तो उसको शेयर कर लेंगे पारस जी, कृपया इसमें चैट बॉक्स में। और मैं शेयर कर दूंगा। जी जी, आप लोगों के किसी के कोई क्वेश्चंस हैं क्या? कोई आप लोग पूछना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ हैंड रेज आ रहे हैं। चलिए,
एक सेकंड। जवाबदेही कानून से संबंधित ही प्रश्न लीजिए हाँ, अभी एक बार भैया। हाँ कई अशोक लोगों कुमार के जी। आरटीआई से हाँ रिलेटेड है। हाँ मैं जी, अशोक कुमार बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, वापस म्यूट हो गया। हाँ हाँ शिवानंद सर, हाँ जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कानून तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई इफ्वटना नहीं है, लेकिन इसमें जो कुछ चीजें हैं जिसमें हम लोग कहना चाहते हैं, हम लोगों ने पत्र में इस संबंध में भेजा था। इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारी आती है, अगर हमारा जो शिकायती पत्र होता है वो जांच उसी अधिकारी को दिया जाता है जिसके खिलाफ हमारी शिकायतें होती हैं, और वहीं से लीपापोती शुरू होती है और वो अंत तक ऊपर तक भी वो कंफ्यूज करते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, पत्र में ही इन अधिकारियों की कमियां होती हैं जिसने लीपापोती की है। बहुत से लोग थक हार के बैठ जाते हैं, बहुत से लोग आगे तक लड़ते रहते हैं। हमें इस सिस्टम को यहाँ तो चेंज करना होगा कि जिसके खिलाफ जांच हो, उस शिकायत हो, वो जांच ना करे, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग तमाम जगह फोरम पे शिकायत करते हैं, जैसे पीएमओ पे एक दिन मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, 60,000 शिकायतें डेली आती हैं पूरे देश से, जो कि संभव नहीं है। इसके लिए एक शिकायत निवारण सेल अलग से बनना चाहिए जिसका काम ही हो सिर्फ शिकायतों का निस्तारण करना। पहला शिकायत विभाग को हो, दूसरा शिकायत उच्चाधिकारी को, तीसरा उस निवारण सेल में हो जहां का वो काम ही हो कि उसकी जो है वो निवारण करे, और मतलब अच्छे तरीके से निवारण होना चाहिए वहां पे उसका ये दायित्व ही हो, जिससे सारी संस्थाओं पे बोझ कम होगा। जो हम लोग इतनी सारी शिकायतें मेल या पत्र द्वारा करते हैं, अनावश्यक बोझ पड़ता है, अधिकारियों के काम पे बाधा आती है उन शिकायतों से, वो भी एक हट जाएगा और इनको भी काम करने की स्वतंत्रता होगी, बहानेबाजी कम होगी। तो मैं समझता हूं इन चीजों में। और दूसरा जो अभी सर बता रहे थे कि वो जो कॉल बैक आता है, कॉल बैक में ये लोग करते क्या है, जैसे तमाम स्टेट में है कि इन्होंने नंबर तो खोल दिया, जैसे यूपी में 1076 है, आप वहां पे शिकायत तो दर्ज करा देंगे, दर्ज कराने के बाद जब शिकायत क्लोज होगी तो आपसे पूछा जाएगा। पहले तो ये 4 बार 5 बार मिस कॉल मार के छोड़ देते हैं और ये डाटा बन जाता है कि हमने 5 बार कॉल किया, वो उठाया नहीं गया, जबकि वास्तविकता परे होता है। तो मैं इन चीजों में यही कहना चाहता हूं कि हमको अलग शिकायत निवारण सेल की डिमांड करनी होगी, जिससे कि तमाम संस्थाओं पे बोझा कम होगा, उनके पास बहानेबाजी नहीं होगी कि हमारे पास बहुत सारे काम हैं। तो इन चीजों पे अगर काम होगा तो मैं समझता हूं कि जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मैं इसका एक जवाब शुरू कर दूंगा और फिर पारस पर छोड़ दूंगा और मैं निकल जाऊंगा इसमें। तो मोटे तौर पर अशोक कुमार जी जो आप कह रहे हैं, ये बात सही है कि आज यही दिक्कत है कि उसी के पास शिकायत निवारण जाती है जिसने पहले ही गड़बड़ी की है। इस ढांचे में भी पहले उसके उच्च अधिकारी के पास जाता है, और ये इसलिए जाता है क्योंकि हम उस उच्च अधिकारी को पाबंद करना चाहते हैं। वो उच्च अधिकारी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और वो अपना काम कर ही नहीं जा रहा है नॉर्मल कोर्स में। तो नॉर्मल कोर्स में इसीलिए जीआरओ एक उच्च अधिकारी है, उसके पास 1 महीने का टाइम मिलता है, उस 1 महीने में निपटाए दे तो ठीक है, नहीं निपटाए और उससे मान लो कोई ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है और वो कहता है ये टीचर दारूडिया है, आता ही नहीं है, दारू पीता रहता है, और मैंने उसको लाख बार कह दिया फिर भी उसने कुछ नहीं किया, मेरे ही कोई पार नहीं है, तो वो लिख दे उसमें कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरे नीचे है, मैं इसका जांच कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मान रहा है। तो फिर पहला इंडिपेंडेंट जो ऑफिस है वो इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर है हर पंचायत और हर गांव में, ताकि मदद करने वाला वो हमारे पूरा एक इंडिपेंडेंट ग्रुप हमारा जनता का ही हो। ये एक प्रयास है पहला। दूसरा कदम इसका है, जहां इंडिपेंडेंट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडिपेंडेंस ग्रीवेंस रिड्रेस अथॉरिटी है जिसकी आप बात कर रहे थे, वो किसी विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है और उनके पास पेनल्टी और कॉम्पनसेशन के पावर है इस कानून में। तो वो यदि जीआरओ ठीक से नहीं करे, लीपापोती कर ले जो आप बात कर रहे हैं, तो जीआरओ के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इंडिपेंडेंट व्यक्ति से हो जाएगी, और हम हर जगह इंडिपेंडेंट जीआरओ तो लगा ही नहीं सकते। तो जैसे आरटीआई ने नया बड़ा स्टाफ नहीं खड़ा किया, उस दफ्तर से ही एक व्यक्ति को पीआईओ बनाया, नहीं तो आरटीआई कभी आता ही नहीं, और ये भी कानून कभी नहीं आएगा यदि हम लाखों नए लोगों को लगा दें शिकायत के निवारण के लिए। तो ढूंढना पड़ेगा कि यही लोगों का काम है शिकायत निवारण करना, मैनेजमेंट करना, तो उनको पाबंद करने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि वहीं के वहीं समस्याएं निपट जाए। मैं अब निकल जाऊंगा, पारस और आप इसमें जोड़ दें और समस्या और जो
क्वेश्चन है उनके जवाब भी दे दे। और फिर स्टेट कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ही, जैसे सूचना के आयुक्त इंडिपेंडेंट है। तो मैं निकल सकता हूँ, इजाजत हो तो? जी बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आत्मदीप सर का भी आपसे चूंकि वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं, इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो आत्मदीप सर मैं थोड़ा सा आपको निवेदन करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करके और कुछ 2-4 शब्दों का आदान प्रदान तो कम से कम आप लोग कर लें आपस में। जी मैंने आज के आत्मदीप विषय जी के को बारे में देखा बहुत। आज के विषय के बारे में तो हमारे सब पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बता दिया। मैं भी कुछ चीजें बात में रखूंगा, पर अभी मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहूंगा। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ आदरणीय अरुणा राय जी को, निखिल डे जी को, शंकर सिंह जी, पारस बंजारा जी और इनके टीम के बाकी सभी साथियों को। आप सब साथियों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमने प्रत्यक्ष में अपनी आंखों से देखा है, सुना है और उस बारे में लिखा भी है अखबारों में कि इन लोगों ने कैसे अपने जीवन का अधिकांश भाग केवल जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने में लगा दिया। काफी शारीरिक और मानसिक श्रम किया। भारत में जितने वर्गों के लोग हैं, मजदूर से लेकर किसान, बुद्धिजीवी, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायविद, सबसे संपर्क किया, सबको अपनी बात पे सहमत किया, उनके अच्छे सुझावों को शामिल किया और फिर आरटीआई एक्ट का मसौदा बना के सरकार के सामने पेश किया, जिसको सरकार को आखिरकार मानना पड़ा। 15 साल लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया। आप देखिए, अरुणा राय जी तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बन गई थी, उस कैरियर को छोड़ के वो इस जनता के हित के कामों में लगी। निखिल डे भी विदेश में उच्च अध्ययन प्राप्त कर रहे थे, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के और इस जनता की सेवा में लगे। गाँव में, कुछ गाँव में रहते, बहुत गरीबी जैसी स्थितियों में हमने देखा है। और शंकर जी, निखिल जी को तो हमने बहुत जवान रूप में देखा है, जो अब आधे बूढ़े नजर आने लगे हैं, लेकिन अभी भी अनवरत ये लोग समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए, पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं, बिना कुछ पाने की चाह लिए। इन लोगों ने कभी भी किसी सरकार में, किसी पार्टी से कहीं कोई पद या कोई लाभ नहीं लिया। और तो इनके योगदान को मतलब हमारे शब्दों में तो भारत की पीढ़ियां याद रखेंगी। और जैसा सूचना का अधिकार, जैसा आजाद भारत का सबसे क्रांतिकारी कानून इन सब साथियों ने भारत के हर नागरिक को उपलब्ध कराया, बड़ा अधिकार दिलाया, उसी तरह अब ये जवाबदेही कानून का को लागू कराने का मुद्दा भी इन लोगों ने उठाया है। इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सभी संबंधित पक्षों से बात कर रहे हैं और बहुत शारीरिक मानसिक मेहनत करके, विषय विशेषज्ञों से चर्चा करके इस कानून का भी मसौदा इन लोगों की टीम ने तैयार किया है, जिसका संक्षेप में प्रस्तुतिकरण अभी निखिल भाई ने किया। तो ये बहुत बड़ा काम है जो भारत में और भी बहुत सारे एनजीओ और दूसरे लोग हैं, लेकिन वो इन बुनियादी मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जवाबदेही, सूचना का अधिकार, ये सब बहुत बुनियादी मुद्दे हैं। सूचना के अधिकार कानून में भी जवाबदेही का एक उद्देश्य है कि नौकरशाही सरकार और उसका जनता के प्रति जवाबदेह बने, लेकिन वो जवाबदेही केवल जवाब देने तक सीमित है या जवाब देने से मना करने तक सीमित है। तो असली जवाबदेही है वो इस जवाबदेही कानून के मसौदे में है। अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाद में अपन जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। और बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। और आत्मादीप जी, थैंक यू। आपसे बहुत दिनों से मिले। मैं कहता हूँ कई बार कि किसी दिन जब वो लोग हमारे पुराने फिल्मों को देखते हैं तो हम कहते हैं कभी हमारे भी काले बाल थे। तो जी हमने देखा है। जी कविता जी आजकल कहाँ है, वो नजर नहीं आती। कविता भी है, कविता जवाबदेही यात्रा में भी चली, उनको कोविड हो गया था, लेकिन बिल्कुल है। तो कविता को भी लाएं इस मंच में किसी समय। तो दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के सम्मेलन में हमने आप आए थे वक्ता ग्रुप में, वहाँ बोलने दिल्ली में कोशिश की थी मिलने की, पर आप जल्दी में तो निकल गए। अब कभी भोपाल आइए या हम दिल्ली आएंगे तो अवश्य बिल्कुल आएंगे। और ये मेरा एक सुझाव है कि ये जवाबदेही आंदोलन वहाँ मध्य प्रदेश में भी चालू करें और अंत में तो हमें एक राष्ट्रीय कानून लाना ही पड़ेगा इसके लिए।
राजस्थान में कुछ तो आएगा, हमें उम्मीद है, लेकिन नहीं भी आए तो लगे रहेंगे। निश्चित रूप से अब जनता में जागरूकता भी बढ़ी है, ये प्रयास अंततः सफल होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है और शुभकामनाएं भी आप सबको। बहुत बहुत साधुवाद आपको। जी, बहुत बहुत ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नमस्ते। फिर अगले किसी नमस्ते। कार्यक्रम में आप पुनः पधारें जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, और यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हैं तो बहुत सारे साथियों ने हैंड रेज किए हुए हैं। सुरेश मौर्य जी, बताइए, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए। पारस जी हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे। आत्मदीप सर हैं, और कौशल कुमार जी हैं, अपने आप को अनम्यूट करके पूछें। हाँ जी सर, सुरेश मौर्य सूरज। हाँ जी जी। सर, ये जवाबदेही कानून के बारे में जो राजस्थान में भी खाली चल रहा है, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी चल रहा है कि खाली राजस्थान में ही चल रहा है, ये जानकारी चाहिए था मुझे। नहीं, ये तो हाँ पारस जी आपको बताएंगे, लेकिन ये कानून की शुरुआत राजस्थान से ही हुई है। हम लोगों को चलाना है, हमें और आपको चलाना है इसको आगे। इसको पारस जी कृपया सुरेश जी के प्रश्न का जवाब दें। और हमारे बीच में सुभाष अग्रवाल सर भी आ गए हैं, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। और हम अभी मीटिंग को आगे ले जाएंगे। पारस जी, थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट करके हाँ जी, सुरेश जी को बताएं कि वो गुजरात में इसको कैसे हाँ, आगे तो ये अभी मांग राजस्थान से ही उठी है, और हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में ये मांग उठे और राष्ट्रीय कानून बने। कोई दिन ऐसा भी आए जब हम राष्ट्रीय कानून की भी मांग सब मिलके करें। तो अभी राजस्थान से शुरू हुआ है, और अलग अलग राज्यों में भी लोग चर्चा शुरू कर दी है। जैसे केरला में चर्चा शुरू हुई है, और जहाँ संगठनों या अभियानों के लोग जुड़े हुए हैं, तो चर्चा तो शुरू हुई है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूप से जो डिमांड है वो राजस्थान में एक तरह से शुरू हुई है। लेकिन हम मिलके सब लोग इसकी डिमांड को राष्ट्रव्यापी बनाए, और एक दिन ऐसा भी आए जब राष्ट्रीय कानून बने। ठीक है सर जी। कौशल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछें, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ, नमस्कार सर। हाँ, अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं। मैं बिहार गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी, बताएं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आरटीआई सेक्शन के किस सेक्शन में फर्स्ट अपीलिटी अथॉरिटी को अपील करने पर हेयरिंग का अधिकार मिल जाता है। क्योंकि फर्स्ट अपील जब किया जाता है तो कोई फर्स्ट अपीलिटी ऑफिसर हेयरिंग के लिए बुलाता है और वहां पे कुछ सुनता नहीं है, तो आरटीआई का कौन सा सेक्शन उसको पावर देता है? फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा है। दूसरा क्वेश्चन है कि आरटीआई का सेक्शन 81J और सेक्शन 11 राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन तब माना है जब उसका हम पर्सनल बायोडाटा मांगते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के लिए कोई रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया और वो सिलेक्ट हुआ तो हम उसकी कट ऑफ और नंबर तो मांग ही सकते हैं। इसमें राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हुआ नहीं। और यहाँ पे वो थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन देने के लिए राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन का रेफरेंस देकर के सूचना नहीं देता है। तो ये दो क्वेश्चन है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ ठीक है, आपका प्रश्न स्पष्ट हो गया। अब आप उसको रिपीट करके समझ आया ना करें। आत्मदीप सर आपके प्रश्न का जवाब देंगे। आत्मदीप सर, कृपया इनके प्रश्न का आप जवाब देने का कष्ट करें। जी जवाब देने से पहले एक निवेदन आप सब पार्टिसिपेंट से करना चाहेंगे कि अभी आज का जो मुख्य विषय है, ये सूचना के अधिकार पे तो हम हमेशा चर्चा करते हैं, इस कार्यक्रम के अंत में भी करेंगे। लेकिन अभी हम प्राथमिकता दें ये जवाबदेही कानून के बारे में जो भी जानना चाहते हैं उससे जुड़े सवाल, क्योंकि उससे जुड़े साथी भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। मैं भी यही निवेदन करूंगा आप लोगों से कि वो किस्सा ना हो जाए। एक रामायण का वो चलता था, रामलीला एक टाइम पे, अभी भी रामलीला कहीं कहीं चलता है, और पता चला कि अंत तक कथा सुनने के बाद कोई कहता है एक उसमें से उठ करके कि सीता किसके पिता थे। तो इस तरह से ना हो जाए कि सीता माता थी वो पिता नहीं थी, इस तरह से ना हो जाए। तो हम जो मतलब डिस्कस कर रहे हैं जवाबदेही कानून का, तो
थोड़ा सा इसी के विषय में यदि केंद्रित रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे कोई साथी हैं जो जवाबदेही कानून से संबंधित ही एक मिनट मैं सबको खोल देता हूं थोड़ा सा, एक सेकंड, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू, हाँ अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करके जिनका जवाबदेही कानून से संबंधित प्रश्न है अपना पूछें। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अब आप लोग। और अभी अभी जो सवाल आया उसका जवाब इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में जरूर देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा कौशल जी आपको जवाब। आखिरी हिस्से में देंगे। चलिए आपको अभी आपका जवाब मिल जाता है। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि अपील जो है 19(1) के तहत आप करते हैं प्रथम अपीली अधिकारी को, तो वो आपको एक आध मीटिंग के लिए बुला सकता है कि आपकी क्या मतलब वो है, आप वहां पे उपस्थित होकर के आप अपना जवाब दें। हालांकि आपको वहां पे उपस्थित होना कोई अनिवार्य नहीं है, आप लिखित भी जवाब दे सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं मिली है, अथवा जो भी आपके वहां पे दिक्कत है वो आप बोल सकते हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का हेयरिंग के लिए सुनिए, बुलाता अरे है और अरे सुनता नहीं है बात को। सुनिए तो भाई, अब वो क्या करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो तो जिंदगी भर आपको बुलाते रहेंगे, लेकिन नियम की बात आप सुनिए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है, यहाँ तक कि सूचना आयोग को कहा है कि सूचना आयोग कोई कोर्ट नहीं है जो कि बार बार पेशी करवाएगा। बहुत महत्वपूर्ण आदेश है, वो हमारे पास रखा हुआ है, हम आपको शेयर कर लेंगे, हमें नंबर पे भेजेंगे आप। तो जब सूचना आयोग को वो कर रहे हैं कि कोई कोर्ट नहीं है, तो फिर प्रथम अपीली अधिकारी तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता, वहां पे आपकी कोई बाध्यता नहीं वहां पे उपस्थित होने की, तो वो गलत है। वहां पे आप संतुष्ट नहीं है तो सीधे द्वितीय अपील पे जाएं। दूसरी बात, आपने धारा 8 की आप बात कही है, 8(1)H 8(1)J की, तो जो भी ऐसे दस्तावेज किसी की नियुक्ति से संबंधित है, माननीय राहुल सिंह जी रहे हैं, आत्मदीप सर यहाँ पर हैं, कई बार चर्चा आ चुकी है, शैलेश गांधी सर थे, जो भी नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे से किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, वो 1000 लोगों को क्रॉस करके जाकर के एक व्यक्ति जाकर के नौकरी करता है, पाता है, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। उसको बताना पड़ेगा कि वो किस आधार पर उसकी नियुक्ति हुई है, वो सारे दस्तावेज पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। और ये भी सूचना आयुक्त पर निर्भर करता है कि कौन सा सूचना आयुक्त है, किस प्रकार से निर्णय लेता है। तो कोई ब्यूरोक्रेट है तो आपको जानकारी नहीं दिलवाएगा, आपको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। और यदि कोई अच्छा सूचना आयुक्त है तो वो आपको बिल्कुल जानकारी दिलवा देंगे, और अक्सर ऐसे होता है। राहुल सिंह जी ने दिलवाया है, आत्मदीप जी ने दिलवाया है, और इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, आपका प्रश्न यहाँ पे क्लियर हुआ। अपन जवाबदेही पे आते हैं। जवाबदेही से संबंधित प्रश्न है तो आप लोग अपनी बात रखें। मेरा क्वेश्चन आरटीआई से संबंधित है, जिसको क्लियर किए बिना आगे बढ़ रहे हैं, तो आदमी क्या अपेक्षा करेगा आपसे जी। हाँ आत्मदीप सर, अब आप इनके प्रश्न का थोड़ा सा डाउट नारायण कॉलेज का जो मैं बोल रहा हूँ, शिवानंद सर इनको ये बोल दीजिए, अगर ये मांग ले 8(1)J के तहत, अगर उसका परंतु की यूज कर लें, उससे एक शपथ पत्र मांग ले कि वो सूचना संसद को भी नहीं देगा या विधानसभा को भी नहीं देगा। उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर वो मना कर रहा है 8(1)J के तहत, उसका परंतु की यूज करके उसको दे दें। बिल्कुल, ये भी एक आपका बहुत अच्छा सजेशन है कि यदि वो नहीं दे रहे हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए कि यदि जानकारी क्या आप ये विधानसभा या लोकसभा को देने से मना करेंगे। यदि वो कहते हैं कि हाँ मना करेंगे तो ठीक है, लिखित दे दें, या आप उनसे बोल दीजिए कि स्टाम्प में आप लिख के दे दो। आयोग उनसे स्टाम्प में लिखित मांग सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें इतना ज्यादा परेशान मत होइए, आप उसकी अपील करिए। ये बता दीजिए कि फर्स्ट अपीलिटी अथॉरिटी को आरटीआई का किस सेक्शन पावर प्रदान करता है, एम्पावर्ड करता है कि तुम एप्लीकेंट को हेयरिंग के लिए बुलाओगे। हमको इसकी जानकारी दीजिए ना, आप आरटीआई को। चलिए, अब आप लोग, हाँ अमोल पाटिल जी क्या पूछना चाह रहे थे आप जवाबदेही कानून से संबंधित? नमस्ते सर। हाँ सर जी सर, मैं एक्चुअली आत्मदीप सर और राहुल सिंह जी को सर से मेरे क्वेश्चंस है। एक्चुअली जो फर्स्ट अपीलित अधिकारी होते हैं और जो जनमाहिती अधिकारी होते हैं, मैक्सिमम इसमें वो आंसर देते ही नहीं है, और कुछ अपीलिट अगर नहीं होती है तो जैसे मेरे कुछ फॉर्म्स हैं, 8 से 10 फॉर्म्स हैं जिन्होंने जवाब दिया नहीं है, और फॉल्स कम्युनिकेशन सच के उन्होंने किया है कि आज देंगे कल देंगे, अभी तक दिया नहीं है। और फर्स्ट अपील अधिकारी ने भी आदेश दे दिया कि इन्फॉर्मेशन दीजिए, फिर भी दिया नहीं है। तो मेरा ये कहना है सर कि जो हर एक मेरा जो आरटीआई है उसके लिए अलग अलग आरटीआई में 8(1) की तरह 18(1) की तरह कंप्लेंट करना चाहिए, अलग अलग कंप्लेंट करना चाहिए। हेलो,
तो आत्मदीप सर, अभी हम लोग आरटीआई कानून पे ही हैं, पारदर्शिता तक ही सीमित है, अपन जवाबदेही की तरफ नहीं बढ़ पाए हैं। थोड़ा सा इन लोगों का वही डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि इन लोगों के पास वो हमें लगता है कि प्रश्न नहीं है। फिर आगे इसमें अपन चर्चा करेंगे। पारस जी, निवेदन इसमें ये रहेगा कि व्हाट्सएप में जो भी आपके पास दस्तावेज हैं जवाबदेही कानून से संबंधित, कृपया हमें एक बार सर्कुलेट कर दीजिएगा आप। तो वो सारे जो जानकारी है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इनको सबको थोड़ा और एजुकेट करूंगा, ताकि उस कानून के लोग बेहतर समझ पाएं। जी, उस कानून का मसौदा, वो तमाम सारी चीजें, कुछ फिल्म वगैरह है, वो सारी आपको शेयर कर दूंगा। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। सर, मेरा एक प्रश्न है सर। हेलो। हाँ जी, पूछे। हाँ सर, मैं मंजीत चौधरी वैशाली से बोल रहा हूँ, बिहार से। सर, यहाँ पे हमारे यहाँ एक मतलब 2011 में कानून आया था, लोक सेवा का अधिकार कानून, जिसमें सर ये बताया गया था कि कोई भी चीज अगर अप्लाई करते हैं, यानी कि जाति प्रमाण पत्र या आय या आवासीय, उसके लिए एक टाइम लिमिट था। और उसके बाद सर इसमें भी जैसे आरटीआई में है सर, प्रथम अपील अगर नहीं बनता है तो प्रथम अपील कीजिए, उसके बाद द्वितीय अपील, उस तरीका से इसमें भी दिया गया है सर। और उसके बाद 2015 में फिर आया सर लोक शिकायत निवारण अधिनियम, उसमें भी सर यही है, लेकिन कहीं भी काम नहीं होता है, क्योंकि काम नहीं होने का कारण यही है सर, जो भी सुनते हैं वो अधिकारी ही होते हैं। तो सर ये पारदर्शिता से जवाबदेही तक के है, तो सर इसमें इसका क्या मतलब मसौदा होगा, इसमें कौन कौन अधिकारी सब रहेंगे? हेलो। हाँ जी, आत्मदीप सर प्रश्न इनका समझ पाए हैं? आपको सर वो करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा। शंकर जी या पारस जी हैं क्या? हाँ, पारस जी हैं। अच्छा, तो पारस जी से इनका प्रश्न था। हाँ जी। हेलो। पारस जी, तुम्हें लगता है कि कार्यक्रम में नहीं है अभी वो? अभी जब जानकारी मांग पूछी जा रही थी तब लोग प्रश्न पूछे नहीं, तो हमें लगता है वो निकल गए हैं। हालांकि जो आपका प्रश्न है, एक बार पुनः आप रिपीट करिए, देने का प्रयास करेंगे सर। हाँ सर, जैसे हमारे यहाँ बिहार में 2011 में सर लोक सेवा का अधिकार अधिनियम आया था, जिसमें यह नियम बनाया गया था कि कोई भी आवेदन करते हैं तो उसके लिए समय सीमा लिमिट थी से, अगर 21 दिन के अंदर में अगर ये चीज नहीं बनता है, सर्टिफिकेट जैसे आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं, 21 दिन में नहीं बन पाता है तो आप प्रथम अपील कीजिए, और फिर प्रथम अपील में भी नहीं सुनवाई होता है तो द्वितीय अपील कीजिए। और उसके बाद सर फिर 2015 में आया लोक शिकायत निवारण, जिसमें आप किसी भी प्रकार की समस्या को उसमें मतलब निवारण के लिए दे सकते हैं। तो उसमें भी सर यही है, पहले आप अनुमंडल में अप्लाई कीजिए, वहां से निस्तारण नहीं होगा तो आप जिला में प्रथम अपील कीजिए, और उसके बाद वहां से भी निस्तारण नहीं होगा तो डिस्ट्रिक्ट में जाइए सर। तो अब जैसे सर ये पारदर्शिता से जवाबदेही तक के जो कानून है सर, तो इसमें भी सर अब इसमें क्या कुछ नया होगा, क्या के लिए हमारे कानून बनते जाते हैं? हाँ, देखिए इसमें मंजीत जी ऐसा है कि जो हम लोग इस कानून को समझ पाए, जिस तरह से निखिल डे जी और पारस जी और शंकर जी ने समझाया इस कानून को, इस कानून में अंतर ये है कि इसमें जो पेनल्टी का जो प्रोविजन है, इसमें बिल्कुल वैसे ही पेनल्टी का प्रोविजन रहेगा जिस प्रकार से आपके आरटीआई कानून में है, ठीक है। और इसमें भी एक कमीशन बैठेगी जो अंत में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगी। अभी तक जो आपका ये जो कानून है, जिस तरह से आप जन शिकायत निवारण कानून और लोक सेवा गारंटी कानून वगैरह बता रहे हैं, इसमें कोई ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स इसमें होते हैं जो ज्यादातर इनके अपीलेट अथॉरिटी होती हैं, इसलिए इनमें पेनल्टी का उतना प्रोविजन, मतलब पहली बात तो है नहीं उस तरह से प्रोविजन, और यदि है भी तो ये ब्यूरोक्रेट्स उनका फेवर लेते हैं, तो ये एक अंतर इसमें ये रहेगा, ठीक है। और जिस तरह से जवाबदेही कानून के बारे में जो हम समझ पाए हैं कि ये बहुत सारे कानून का, जिस तरह से आप बता रहे जन शिकायत निवारण, लोक सेवा गारंटी, आरटीआई कानून, सोशल ऑडिट, इस तरह से सारे कानूनों को कंबाइन करते हुए उसका एक निचोड़ की तरह इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। और अंत में एक चीज का और आप ध्यान रखिएगा
कि निखिल डे जी ने आप को क्या बताया है, हम सबको क्या बताया है। उन्होंने ये कहा है कि कोई कानून आखिरी कानून नहीं होता है, या कोई ये ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी है कि ये आने के बाद में हमारी सभी समस्याओं का समाधान उसके बाद हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो जब आरटीआई कानून नहीं आया था, जब लोगों को जानकारियां नहीं मिल रही थी, मास्टर रोल की जानकारियां नहीं मिल रही थी, राशन की जानकारियां नहीं मिल रही थी, तो हमें लग रहा था कि ये जानकारियां कैसे मिले, तो फिर ये आरटीआई कानून आया। ठीक है, आरटीआई कानून आने के बाद क्या दिक्कत है, ठीक है भाई ले लो आरटीआई से जानकारी, क्या फर्क पड़ता है, ले लो, ले करके घूमते रहो जानकारी, शिकायत करते रहो, कोई शिकायत को सुनने वाला नहीं है, सब कुछ है, सारी चीजें, लेकिन नहीं है। तो इसमें जन आंदोलन की हमें आवश्यकता पड़ती रहेगी। यहाँ पे हमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। हर क्षेत्र में, हर एक स्टेट में, हर एक जिले में, हर एक तालुक में हम सबको अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहना पड़ेगा। उस कानून को एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा। सरकार को उसको बताना, आईना दिखाते रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें करती रहने पड़ेगी। तो यही इसमें आप समझ सकते हैं इसका निचोड़ जो है मेन। बाकी आत्मदीप सर हैं, आपको और मार्गदर्शन करेंगे। सर एक प्रश्न और है सर जैसे ये मिस कॉल नंबर जो दिया गया है इसमें जुड़ने के लिए सर, तो इसमें जैसे हमारे बिहार में भी कोई संगठन है क्या सर जो ये पारदर्शिता से जवाबदेही तक के कार्यक्रम कर रही हो? आप उस नंबर पर कृपया वो करिएगा, आप मिस्ड कॉल करिएगा और फिर आपको वो संपर्क करेंगे और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। हालांकि जहां तक मैं समझ पाया हूं, अभी जवाबदेही कानून, ये जवाबदेही यात्रा जो चालू है वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली राजस्थान में चालू है और कुछ जिलों में चालू है। और वो मजदूर किसान शक्ति संगठन के जो हमारे साथी जुड़े थे इस कार्यक्रम में सोशल अकाउंटेबिलिटी के, उनके माध्यम से है। अरुणा राय जी हैं उसमें अग्रणी हैं, निखिल डे जी हैं, पारस बंजारा जी हैं, शंकर सिंह जी हैं, वही सारे लोग हैं और वो अपना प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि ये प्रयास वो 2010-11 से कर रहे हैं और निरंतर सरकार के मतलब सामने वो ला रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि वहाँ की जो कांग्रेस सरकार है उसको इसने अपने चुनावी एजेंडा में रखा हुआ है। ठीक है ना, चुनावी एजेंडा में रखा हुआ था, ये बड़ी बात है। तो धीरे धीरे इन चीजों को लेकर के जब आप ध्यान आकर्षण करते हैं, गवर्नमेंट को, पार्टियों को बताते हैं, तो ये एक कानून और मसौदा बनता है। ये सब एक दिन में नहीं होता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आत्मदीप जी ने आपको क्या बताया कि मतलब ये 15 साल की कड़ी मेहनत का परिणाम है। लोगों ने अपनी जिंदगियां इसमें लगा दी हैं, अपने इतनी बड़ी बड़ी सैलरी, इतनी अच्छी लाइफ, जो यूएस में रह रहे थे, विदेश में रह रहे थे, आईएएस ऑफिसर्स थे, सबने उसको इस्तीफा दे करके, और आज बेचारों के सबके बाल पक गए। वो किसके लिए? हमारे और आपके लिए। तो वो उसमें लड़ना पड़ता है। तो मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये अभी राजस्थान से है, इसको हमें आपको चलाना है। ये मीटिंग का मतलब आप लोग समझ नहीं पाए ज्यादातर, हमें इस बात का बड़ा दुख है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम आगे भी इसको करेंगे। हमारे बीच में साथी आएंगे, वो आपको और बेहतर बताएंगे। हम इसको इसलिए करना चाह रहे थे कि आप इसको समझें कि पारदर्शिता, अभी जो आरटीआई कानून हम यूज कर रहे हैं उसको हमें आगे बढ़ा करके जवाबदेही की तरफ चलना है और ये सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित ना रहे। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इसको अभी एमपी में किया था सोशल ऑडिट के तौर पे। सोशल ऑडिट वही एक प्रक्रिया है जो माननीय निखिल डे जी बता रहे थे और उनकी टीम जो बता रही थी। सब हम लोग सोशल ऑडिट कर रहे थे, जाते थे जगह जगह, जाते थे पंचायतों में, वहां से शिकायत कलेक्ट करते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, कलेक्टर के समक्ष रखते थे, प्रशासन, शासन प्रशासन के समक्ष रखते थे, उसको मीडिया उसमें सहयोगी बनती थी। तो मतलब एक तरह से वही प्रोसेस है। अब ये एलिमेंट्री लेवल पे है, इसको और कैसे बृहद रूप दिया जाए, और कैसे अन्य जिलों में इसको ले जाया जाए, और कैसे हर राज्य में इसको ले जाया जाए, यही है। जब धीरे धीरे हम आप करने लगेंगे ना, तो ये आंदोलन का रूप ले लेगा और यही हमें करना है। हमारी मीटिंग का उद्देश्य यही था कि हमें सिर्फ ये गॉसिप नहीं करना है, हमें इसको कुछ न कुछ करना है प्रैक्टिकल धरातल पे। जितने सारे लोग हैं, मान लीजिए 86 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यदि आप लोग एक एक अपने अपने ग्राम पंचायत में एक एक मीटिंग ही लेकर के एक दिन में यदि आपने कुछ किया, तो आपने कुछ तो किया ना, आपने कुछ तो किया, आपने बताया ना कि ये जवाबदेही बताओ ये ऐसी होती है, लोगों को बताया आपने, यहाँ से जो सीखा। तो यही उद्देश्य है। फिर धीरे धीरे इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती रहेगी। समझ रहे हैं आप? तो आप जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आगे हमारे कुछ साथी हैं, अपनी बात रखें। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ शिवानंद, एक बात और रखना चाहूंगा। हमारा एक समय में एक आदमी ही बोले। प्रेम सिंह सोलंकी जी बताइए, हाँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं?
15/12/2021 को सुनवाई हुई थी भोपाल में। अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है सर। और प्रथम अपीली अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी पैसे की डिमांड की जा रही है। जी सर, इतना ही मेरा सब प्रश्न है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि आपकी जो द्वितीय अपील की सुनवाई सूचना आयोग भोपाल में हुई थी? हुई थी। हाँ, कब हुई थी? 15/12/2021 को। 15/12/2021 को सूचना आयोग में आपकी सुनवाई हुई। उसमें क्या निर्णय पारित हुआ? उन्होंने बोला था आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा 3 साल का। फिर क्या हुआ? फिर रिकॉर्ड नहीं दिया गया। प्रथम अपील अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी पैसे डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, पैसे काहे के लिए डिमांड कर रहे हैं? कागज के पैसे डिमांड कर रहे हैं? फोटो कॉपी। फोटो कॉपी की। अच्छा, तो अब इसमें हालांकि माननीय आत्मदीप सर हैं, आपको इसका जवाब देंगे। सर, इनका अब आगे क्या करें? ये नॉन कंप्लायंस का इशू है, तो ये आयोग को पुनः लिखें, धारा 18 की क्या शिकायत करें? आप कृपया बताने का कष्ट करें। हमारे बीच में सूचना के अधिकार के कानून के अधिकार और वरिष्ठ पत्रकार श्री कैलाश सनोलिया भी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो इस सवाल पर सनोलिया जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। हाँ, एक बार जी कैलाश जी, एक बार पुनः अपने प्रश्न को रिपीट कर दे, जो भी सज्जन ये प्रश्न पूछ रहे थे। जी। सार रूप में हम बता देते हैं कि इन्होंने इनके बारे में सूचना आयोग ने जानकारी देने का आदेश पारित कर दिया। उसके बाद भी लोक सूचना अधिकारी इनसे शुल्क की मांग। ये इसमें इस इशू में जहां तक मेरा सोचना है कि धारा 7(1) के तहत यदि 30 दिनों के अंदर लोक सूचना अधिकारी अपनी जानकारी नहीं देते हैं तो उसको स्वतः अधिकार मिल जाता है, तो उसको निःशुल्क जानकारी दी जाए। अब चूंकि मामला राज्य सूचना आयोग तक चला गया है और राज्य सूचना आयोग का आदेश पारित हुआ है, तो निसंदेह लोक सूचना अधिकारी को निःशुल्क ही जानकारी देना। अब यदि लोक सूचना अधिकारी पैसे मांग रहे हैं तो धारा 18 के तहत एक शिकायत सूचना आयोग में ये आवेदक कर सकते हैं। जी सही। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये ऐसा होता है कि धारा 7(6) के अंतर्गत किसी भी कारण से यदि 30 दिन से ज्यादा हो जाए तो आवेदक का निःशुल्क सूचना का अधिकार हो जाता है। नॉर्मली ये होता है कि 30 दिन पीआईओ के पास होते हैं, 45 दिन विभागीय अपीलीय अधिकारी के पास होते हैं। तो नॉर्मली जब मामला फर्स्ट अपील में जाता है तो विभागीय अपीलीय अधिकारी भी इस तरह से ऑर्डर पारित करता है कि निःशुल्क सूचना दी जाए। और जब सूचना आयोग में जाता है तो डेफिनेटली उस टाइम तक लगभग 2.5 महीना हो गया होता है। तो अधिकतर हेलो, आवाज चली गई आपकी। जी सर, एक और लूंगा सर, 1 मिनट आपसे। हो सकता है कि सशुल्क दिया जाए कि निःशुल्क दिया जाए, अदरवाइज नॉर्मली निःशुल्क ही दिया जा सकता है। और धारा 7(6) में आप इसको निःशुल्क क्लेम कर सकते हैं, और नहीं वो देते हैं तो 18(1) में शिकायत की जा सकती है सूचना आयोग के समक्ष। सर